हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही जान लिया है कि भूगोल की सीरीज चल रही है, तो इस भूगोल की सीरीज में आप सभी लोगों को टारगेट एग्जाम बाई अमरीश यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आइए हम सभी लोग अपनी सीरीज को अब आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही सीरीज के पहले टॉपिक में हम लोगों ने भारत का नामकरण और उसकी स्थिति और विस्तार, ठीक है, और उसके क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अब वहीं से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहीं से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें आज हम लोगों ने और उसके साथ ही हम लोग राज्य पढ़े थे, उसमें राजधानी भी पढ़े थे। तो आज वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की सीरीज में आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो भारत है इसकी आकृति कैसी है, ठीक है। क्या है भाई? आकृति कैसी है, ठीक है। तो आकृति देखिए, आप सभी लोग ये देख रहे हैं विश्व के मैप पर भारत, ठीक है, कैसा है भाई, ठीक है। तो इस घेरे में देख रहे हैं आप, तो इसको मूल रूप से त्रिभुजाभिकार नहीं कहा जा सकता है। इसकी जो आकृति है वह चतुष्कोणीय है। जी, क्या है भाई? चतुष्कोणीय है। जो परीक्षा के दृष्टि से ये शब्द इसको लिखा जाता है कि जो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय है, ठीक है। लेकिन एक महान यूनानी भूगोलवेत्ता है स्ट्रैबो महोदय ने भूगोल को पतंग जैसा बता दिया है। किसके जैसा बताया भाई? पतंग जैसा बताया है, ठीक है। किसके कैसा बताया गया है भाई? पतंग जैसा बताया गया है, ठीक है। तो आकृति की बात हम लोगों ने चतुष्कोणीय शब्द याद रखिएगा, और स्ट्रेबो के द्वारा पूछा जाए तो किसके जैसा बताया गया है, तो उन्होंने बताया है कि इसे पतंग जैसा बताया गया है, ठीक है। देख रहे हैं ये जो आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है, ये आकृति है, ठीक है। इस आकृति को कैसा बताया गया भाई? ग्लोब पर भी देख रहे हैं आप लोग, ग्लोब पर स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि जो आकृति है यह चतुष्कोणीय, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ भी कोण निकला हुआ है, यहाँ भी कोण निकला हुआ है, यहाँ कोण निकला हुआ है, यहाँ भी कोण निकला हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए इसे चतुष्कोणीय कहा गया है, और स्ट्रेबो महोदय ने इसे पतंग जैसा कह दिया है। और यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, जो हमारा भारत है पूर्ण रूप से एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ है भाई? एशिया महाद्वीप के पूर्ण रूप से दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और देख रहे हैं दक्षिण में स्थित है। अब इसके पश्चिम की बात हम लोग करें तो एक प्रायद्वीप क्षेत्र है ये, जिसे का क्या नाम है भाई? अरब प्रायद्वीप है। और इसके हम लोग पूर्व की बात करें तो ये भी एक प्रायद्वीप है। ये सब प्रायद्वीप हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग भाई? पूर्वी, ठीक है ना। इसे अरब प्रायद्वीप कहा जाता है, इसे इंडो चीन, जी हाँ, क्या कहते हैं भाई? इंडो चीन प्रायद्वीप कहते हैं। तो पूर्व में इंडो चीन है और पश्चिम में अरब प्रायद्वीप के बीच में भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो पूर्ण रूप से दक्षिण एशिया में स्थित है। यहीं पर हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, भूमध्य रेखा है, ठीक है। इस भूमध्य रेखा के कहाँ भाई हमारा कंट्री? उत्तर में है, ठीक है ना। तो इसलिए उत्तर है, और आप वहाँ से जाकर देखेंगे तो उधर से किधर है भाई? पूर्व में है। तो इसलिए जो हमारा भारत है पूर्व से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, इसी के उत्तर से एक रेखा हाँ गुजरी हुई है, जिस रेखा का नाम है कर्क रेखा। जी हाँ, क्या नाम है भाई? कर्क रेखा, ठीक है। इस कर्क रेखा में भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया है। जी हाँ, क्या कर दिया भाई? दो भागों में विभाजित कर दिया है। कौन कौन सा भाई? देखिए, उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, दो भागों में विभाजित कर दिया है। अब ये जो रेखा गुजरती है भारत में, एक ट्रिक से हम उस राज्यों का नाम जान सकते हैं। ट्रिक है मित्रों पर गमछा झार। जी हाँ, मी से मिजोरम, आपको हम अभी दिखा रहे हैं पूरे स्टेट को भी, ठीक है। आइए, हम सभी लोगों ने भी देखा है कि जो हमारा इंडिया है, एक रेखा गुजरी हुई है, यह रेखा यहाँ से गुजरी हुई है, ठीक है ना। अब देख रहे हैं ये हम लोगों ने ट्रिक लिखा था
मित्रों पर गमछा झार, 8 राज्य हैं, ठीक है। ये 23.5 अंश की रात, ठीक है ना। मी से देखिए ये है मिजोरम, ठीक है। ये जो भाग रेड वाला दिख रहा है ये है मिजोरम। त्रो जो लिखा है त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद पर पश्चिम बंगाल, ठीक है। ग गुजरात, ठीक है ना। म मध्य प्रदेश, छ देख रहे हैं छत्तीसगढ़, झार झारखंड, ठीक है ना। अर्थात ये जो रेखा है, ठीक है ना, ऐसे गई हुई है। मित्रों पर गमछा झार मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। कितने राज्य हुए भाई? 8 राज्य हुए, ठीक है ना। कितने राज्य हुए भाई? 8। झार रस राजस्थान पर भी थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। और इसी के बारे में हम लोग कुछ और विशेष बात कर लें कि यहाँ जो झारखंड की राजधानी है, जी हाँ, किसकी राजधानी भाई? झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है ना। इसी शहर पर, इसी रेखा पर अवस्थित है और यह झारखंड की राजधानी है और फेमस शहर है। ये कहाँ स्थित है भाई? यह कर्क रेखा पर ही स्थित है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन है, आपको वनडे एग्जाम में अक्सर ये मिलेगा, ठीक है। और आगे हम लोग जानते हैं कि एक देशांतर रेखा है। जी हाँ, कौन सी रेखा है भाई? देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब इधर चलते हैं तो 82.5 अंश की देशांतर रेखा है, जो पहले सुने होंगे आप लोग नैनी का नाम, ठीक है ना। नैनी, और अब उसको विंध्याचल कहा जाता है। कहाँ पर? विंध्याचल, ठीक है ना। तो विंध्याचल से होकर के गुजरती है। यह 82.5 अंश की रेखा होती है। यही GMT नाम सुने होंगे आप लोग, ग्रीन विच ऑफ मीन टाइम, ग्रीन विच ऑफ मीन टाइम, जो वहाँ से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है ना। 5.5 घंटा आगे का समय हमें बताता है, वहाँ से हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। जो एक अंश की देशांतर होती है, यह हमें, जो देशांतर की रेखाएं होती है, हमें समय का ज्ञान देती हैं। तो इस देशांतर रेखा से हमें किसका ज्ञान होता है भाई? समय का ज्ञान होता है, ठीक है। और समय का ज्ञान होता है, इसलिए हम लोग उसको समय से आकलन करते हैं। तो जो भारत का, ठीक है, ये लगभग यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है ना। भारत का मानक समय रेखा यही है। यहीं से आधा इधर, यहीं से आधा इधर देखेंगे तो इन दोनों के अंतर में 2 घंटे का अंतर लगभग पाया जाता है, ठीक है। कैसे हमें लोगों को पता हो जाएगा भाई? आप इसके देशांतर में अंतर कर लीजिए, उसके बीच की रेखा यही 22.5 अंश ही होती है, ठीक है। ये जो रेखा गुजरती है, यूपी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीस से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से। इसको ट्रिक से याद करने के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं यूपी एमपी छत्तीस उड़ गई आधा लेकर के, ठीक है ना। उड़ गई आधा लेकर के, यूपी एमपी आप जान ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीस मतलब छत्तीसगढ़। उड़ गई मतलब उड़ीसा, क्या लेकर के? आधा, आधा मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये ट्रिक से आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है भाई? 5 राज्यों से, ठीक है। आइए हम लोग अब आगे चलते हैं। कुछ हम लोग कल इसकी लंबाई चौड़ाई का भी अध्ययन किए थे, ठीक है ना, और इसके पूरे क्षेत्रफल का भी हम लोग अध्ययन किए थे। तो जो क्षेत्रफल की बात किया जाए तो हमारा जो देश है, ठीक है ना, विश्व के स्तर से देखा जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा है भाई? रूस। आइए हम लोग दिखाते हैं, पूरे कंट्री को भी दिखाते हैं। में भारत को देखते हैं और ये देखिए भारत यहाँ है, ठीक है ना। अब बड़ी कंट्रियों की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? बड़े कंट्रियों की बात करेंगे। तो जो सबसे बड़ी कंट्री है वह है, देख रहे हैं ना, ये रूस है। बहुत बड़ी कंट्री है, इसका पहला स्थान है, ठीक है। दूसरा स्थान है ये जो देख रहे हैं कनाडा का, ठीक है। दूसरा स्थान कौन है भाई? कनाडा है, ठीक है। उसके बाद कुछ किताबों में कुछ अलग अलग दिया गया है। जो तीसरे स्थान पर कहीं चीन को बताया गया है तो कहीं ब्राज़ील को बताया गया है, ठीक है ना। एक कन्फ्यूजन है ये, लेकिन एक लेटेस्ट बुक के अनुसार तीसरे स्थान पर चीन आ गया है, ठीक है। और ये चौथे स्थान पर कौन है भाई? अमेरिका है। ये 5वें स्थान पर आ गया है और ऑस्ट्रेलिया 6ठे स्थान पर है और उसके बाद भारत 7वें स्थान पर है। विश्व के परिप्रेक्ष्य मतलब सबसे बड़ी कंट्री की बात किया जाए तो कौन है भाई? रूस है, उसके बाद कनाडा है,
उसके बाद चीन है, उसके बाद अमेरिका है, ठीक है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और सबसे लास्ट में कौन है? भारत है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो भारत है यहाँ पर एक ब्रिटेन कंट्री है उससे 12 गुना ज़्यादा बड़ा है, जी हाँ। और यहाँ पर एक कंट्री है जापान, जी हाँ, उससे 8 गुना भारत बड़ा है। और ये जो कनाडा है, ठीक है, चीन है, उसका भारत 1/3 छोटा है, जी हाँ, ठीक है। इन कंट्रियों के बारे में हम लोग समझ गए। और ये भी हम लोग थोड़ा सा ही जान लेते हैं, जो हमारा कंट्री है इस पूरे धरातल का 2.43% ही ये स्थल है भारत के पास। मतलब जो पूरा भारत का विश्व का 100% स्थल है, उस 100% में केवल 2.43% ही भारत के पास भूभाग है, ठीक है। आइए अब हम इसको और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और राज्यों के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्योंकि बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो राज्य है वह राजस्थान है, जी। पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। और चौथे नंबर पर ध्यान दीजिएगा, जो चौथा नंबर था वो तेलंगाना और ये जो आंध्र प्रदेश था तो इसका था, लेकिन अब ये इसका स्थान नहीं आता है। अब किसका स्थान आता है भाई? यूपी का आता है। पहले जब तेलंगाना ये नहीं था तो ये दोनों बड़े थे, लेकिन अब चौथे स्थान पर क्या आता है? भारत आता है, ठीक है। तो हम अपने राज्य में सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। पहले चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश था, कब? जब तेलंगाना नहीं था, ठीक है। छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा देख रहे हैं, जो मैप पर भी पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद देख रहे हैं सिक्किम देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप दिल्ली भी देख रहे हैं। ये सब छोटे कंट्री के रूप में जाने जाते हैं। और जिले की बात कर लिया जाए तो गुजरात में ही एक कच्छ है, जी हाँ। जिला की हम लोग बात करते हैं तो गुजरात में ही कच्छ है। कौन सा है भाई? कच्छ। ये सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद यहाँ पर देखे होंगे आप लोग, जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाने वाला लद्दाख, ठीक है ना। लेह जो राजधानी बनी है वो एक ही जिला है, दूसरा जिला है सबसे बड़ा बड़ा था। उसके बाद जैसलमेर है राजस्थान में, बीकानेर और बाड़मेर, ये राजस्थान के बड़े बड़े राज्य हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जान लिया इसकी आकृति कैसी है, ठीक है ना। कर्क रेखा की थोड़ा सा बात कर लिए हम लोगों ने, ठीक है। और मानक समय जीएमटी की भी बात कर लिए। क्षेत्रफल के स्तर से भारत में कौन कौन से राज्य हैं, जिले हैं और भारत का क्या स्थान है, ये सभी हम लोगों ने जान लिया है। थोड़ी सी हम लोग यहीं पर मानसून की बात कर लेते हैं। तो मानसून क्या है भाई? मौसम के अनुसार से इसको हम लोग देख लें, जलवायु की बात कर लें तो भारत के बीच से कर्क रेखा आती है, तो ये जो होता है उष्ण में पड़ता है और ऊपर वाला जो क्षेत्र है वह शीतोष्ण में पड़ता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं भारत में दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अर्थात उष्ण भी है और शीतोष्ण है। जबकि इसमें एक वीडियो पूरा आपको बनेगा डिटेल, थोड़ा सा ही हम लोग जान जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर पूर्ण रूप से मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी भाई? मानसूनी जलवायु, अर्थात यहाँ पर हम लोग मानसूनी जलवायु पूर्ण रूप से भारत में पड़ती है, ठीक है। अब हम लोग इसके सीमा की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम सभी लोग इसके सीमा का अध्ययन करते हैं। तो इसकी जो सीमा है यहाँ से लेकर, ठीक है, ये देख रहे हैं जो सीमा है यहाँ से लेकर कि ये यहाँ तक की जो सीमा है, ये कौन सी सीमा है भाई? जलीय सीमा है, ठीक है ना। कौन सी सीमा है भाई? जलीय सीमा है, ठीक है। तो इसको हम लोग जलीय सीमा कहते हैं, जिसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है, ठीक है। ये कौन सी सीमा है भाई? जली या मुख्य भूमि की हम लोग सीमा कह सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इधर चलते हैं, ये जितने भी ये क्षेत्र हैं, ठीक है ना, ये सभी क्या है भाई? ये स्थलीय सीमा है। यहाँ से लेकर के क्या है भाई? ये स्थलीय सीमा है, ठीक है ना। इनकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अर्थात जो स्थल से घिरा हुआ भारत है उसकी जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। जो जल से घिरा हुआ भारत है उसकी लंबाई
6100 किलोमीटर है। लेकिन इसमें इतना ही नहीं, भारत में देख रहे हैं कुछ द्वीप हैं, ठीक है ना, इन द्वीपों को भी मिला लिया जाए तो इनकी जो लंबाई है 1416.6 किलोमीटर है। इस प्रकार से हम लोग 15,200, 6,100, 1,416 किलोमीटर को मिला लें तो जो पूरे भारत की द्वीपों सहित मुख्य भूमि, स्थलीय भूमि, जलीय भूमि की जो सीमा है वह कितना होती है भाई, वह होती है 22,716.6 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो ये सीमा है और इसके बाद ही हम लोग कुछ सीमा की बात करते हैं। तो यहीं पर चलिए हम लोग अलग अलग थोड़ा सा भी इसको अध्ययन कर देते हैं कि प्रत्येक कंट्री किस किस सीमा, किस किस कंट्री से कितनी कितनी सीमा साझा करती है और इस सीमा पर कौन कौन से बाउंड्री बनाई हुई है, इन सभी के बारे में आइए हम लोग अब जानते हैं, ठीक है। पाकिस्तान से चलते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की सीमा यहाँ से ले करके, ठीक है, यहाँ से ले करके ऐसे से देख रहे हैं ये यहाँ तक है। हम लोगों ने कल जान लिया था इसकी लंबाई कितनी है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत और पाकिस्तान पहले एक थे, ठीक है, अब ये अलग अलग हो गए हैं। इस अलग होने के लिए यहाँ पर एक सीमा बनाई गई है, इस सीमा का एक नामकरण किया गया है। जी हाँ, क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। तो भारत 15 अगस्त, जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को, जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को ये एक रेखा निर्धारित किया गया, मतलब भारत और पाकिस्तान की सीमा की बाउंड्री का निर्धारण किया गया, जो एक सर सिरिल रेडक्लिफ थे, सर सिरिल रेडक्लिफ थे, रेडक्लिफ, ठीक है ना, इन्होंने ही इस सीमा का निर्धारण करवाया था, ठीक है। और यहीं पर थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट और बात है जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो क्षेत्र यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर जो आप क्षेत्र देख रहे थे, ठीक है ना, इस चीज़ को देखिए आप लोग थोड़ा सा, ठीक है ना, यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को सर रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। जी हाँ, सर रेडक्लिफ, तो सर क्रिक एक हैं, ठीक है, सर क्रिक महोदय ने इसको 24 अंश रेखा से निर्धारण किया था, जो पूर्ण रूप से दलदल है, ठीक है ना, पूर्ण रूप से यहाँ पर गुजरात में पड़ता है, पूर्ण रूप से दलदल है और इस दलदली क्षेत्र में आज तक सीमा निर्धारण नहीं किया गया है, ठीक है। तो यह देखते हैं यहाँ से लेकर के ये जो पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की गई है, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, ठीक है ना। किसके द्वारा निर्धारित किया गया था भाई, रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। कब किया गया था, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग यहीं चलते हैं, अफगानिस्तान है, ठीक है ना। अफगानिस्तान पहले जम्मू कश्मीर स्टेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहीं पर बीच में से ये अफगानिस्तान, ठीक है। इस अफगानिस्तान में सीमा जो है 106 किलोमीटर के पाकिस्तान के साथ सीमा बनती है। इस 106 किलोमीटर की सीमा अब पूर्ण रूप से लद्दाख में लगती है। पहले कहाँ लगती थी भाई, जम्मू कश्मीर में लगती थी, लेकिन अब कहाँ लगती है, पूर्ण रूप से अब लद्दाख से छूती हुई जाती है 106 किलोमीटर। इस सीमा का जो निर्धारण हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था, जो एक विशेष संधि के दौरान हुआ था। चीन से दलाई लामा, अफगानिस्तान, ठीक है, भारत से भी लोग यहाँ पर आए थे, एक विशेष समझौता हुआ था, संधि हुई थी। उस संधि के दौरान डूरंड रेखा का निर्माण किया गया था। यहाँ कौन सी रेखा होती है भाई, डूरंड रेखा होती है। इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था, 1942 में, जो एक विशेष समझौता में हुआ था, जिसमें दलाई लामा और चीन तिब्बत के दलाई लामा, भारत और अफगानिस्तान के सभी लोग वहाँ पर मौजूद रहे और एक विशेष संधि हुई, उसके द्वारा निर्धारित किया गया। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, चीन से सीमा साझा किया गया है। तो चीन की जो सीमा बनाया गया है तो इधर भी, लेकिन जो रेखा है वह पूर्ण रूप से चीन में अरुणाचल प्रदेश पर है। कहाँ पर है भाई, अरुणाचल प्रदेश पर है। यहाँ पर मैकमोहन द्वारा, जी हाँ, किसके द्वारा, मैकमोहन द्वारा 27 अप्रैल, याद करिएगा, 27 अप्रैल
1914 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। कहाँ किया गया था भाई? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। जबकि इसकी सीमा पूरा यह है, इसकी जो पूरी सीमा है, हम लोगों ने एक ट्रिक याद किया था बचपन में, MBA किया तो आप याद किए होंगे, बचपन में MBA किया तो चीन की सीमा, जो भारत और चीन की सीमा साझा करता है, लंबाई है वह 3488 किलोमीटर है, ठीक है ना। लेकिन जो मैकमोहन रेखा है वह पूर्ण रूप से अरुणाचल प्रदेश में खींची गई है, ठीक है। उसी के नीचे हम लोग आते हैं। अब अगली जो रेखा है त्रिपुरा, देख रहे हैं, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक रेखा का निर्धारण किया गया है जिसे शून्य अंश की रेखा कहा जाता है। क्या कहता है भाई? शून्य अंश की रेखा कहा जाता है। और पूरे पाकिस्तान और पूरे इसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं। और पूरे बांग्लादेश और भारत की सीमा की बात किया जाए तो यह पूरा सीमा का जो निर्धारण हुआ था एक विशेष समझौता हुआ था। जी, क्या हुआ था भाई? विशेष समझौता हुआ था। उस विशेष समझौता के द्वारा भारत और बांग्लादेश का सीमा निर्धारण किया गया था। लेकिन इसमें से एक विशेष है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश का सीमा निर्धारण किया गया था वो जीरो लाइन रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यही हम लोग आते हैं, देख लेते हैं। बगल में है म्यांमार और भारत। इसका जो निर्धारण हुआ है यह प्राकृतिक पहाड़ियों से हुआ है। जी हाँ, किसके द्वारा हुआ है? प्राकृतिक पहाड़ियों से हुआ है। तो जिसकी जो क्रमशः पहाड़ी है, लुसाई है, सिमसी है, पटकोई है, नागा कोमा है, आरकान योमा है। नागा की पहाड़ी है और आरकान योमा पहाड़ी हैं। इन पहाड़ियों से भारत और म्यांमार सीमा का निर्धारण किया गया है। और यहीं पर हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ये जो सिक्किम है, ठीक है ना, इस सिक्किम और ऊपर जो तिब्बत है, चीन है, उसका भी निर्धारण किया गया है। तो इसका निर्धारण 1913-14 में, ठीक है ना, त्रिदलीय, जी हाँ, त्रिदलीय एक सम्मेलन हुआ था जो सिक्किम तिब्बत त्रिदलीय सम्मेलन में निर्धारण करके अलग किया गया था, ठीक है। उसके नीचे हम लोग आते हैं, हम देखते हैं, यह है श्रीलंका और यह है भारत, ठीक है ना। इसका भी सीमा निर्धारण किया गया है। तो पहले जो अलग होता है, एक हम लोग देखते हैं ना, पाक जल संधि। किसके द्वारा भाई? पाक जल संधि के द्वारा होता है, ठीक है। जल संधि मतलब जब जल देख रहे हैं मिल रहा है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, तो हिंद महासागर है। तो इसको कह सकते हैं ना, अरब सागर और बंगाल के खाड़ी को जोड़ने वाला जो है वह पाक जल संधि है। यहाँ पर कुछ और विशेष आपको दिखाते हैं हम, ठीक है। देखिए, पाक स्टेट देखा रहे ना, ये पाक स्टेट लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये यहीं पर कुछ विशेष आपको ध्यान देना है। आइए देखते हैं। पाक जल संधि, ये देख रहे हैं बीच में यह स्थल है जिसको कहते हैं हम लोग आदम ब्रिज कहते हैं। इसके ऊपर में पाक जल संधि है और उसके नीचे आएंगे तो मन्नार की खाड़ी है। जी हाँ, क्या है भाई? मन्नार की खाड़ी है। इसी पर पब्बन द्वीप है। आदम ब्रिज में ही क्या है भाई? पब्बन द्वीप है। और पब्बन द्वीप पर ही यही रामेश्वरम स्थित है, जो भारत का सबसे फेमस तीर्थ स्थल है। और भारत में ही यही रामेश्वरम है जहाँ पर बहुत से पर्यटन लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और यही क्या करता है? पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग भी करता है, ठीक है। हम लोगों ने ये जान लिया, ठीक है। और आगे आइए हम लोग सब कुछ देखते हैं। इसके बाद कुछ हमारे द्वीप हैं, ठीक है। क्या है भाई? द्वीप हैं। तो ये देख रहे हैं, हमने आपको जूम करके दिखाया, ये रेड देख रहे हैं ना, ये कौन सा द्वीप है भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है ना। ये 4 भागों में बटा है, ठीक है ना। कितने भागों में बटा है भाई? 4, और नीचे 3 भागों में बटा है। तो हम इसको कहते हैं अंडमान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अंडमान कहते हैं। नीचे वाले को निकोबार कहते हैं। इसको बीच से अलग करने वाला एक चैनल होता है, मतलब एक जो रेखा जाती है वह रेखा कितने अंश की होती है भाई? 10 अंश की रेखा होती है। इस रेखा को मतलब जो सबसे अंडमान का सबसे नीचे वाला है उसे लघु निकोबार कहते हैं, और अंडमान का सबसे ऊपर वाला है उसे कार निकोबार कहते हैं। अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं अंडमान निकोबार को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल। लेकिन अंडमान निकोबार का क्या है भाई? लघु अंडमान और कार निकोबार, ठीक है।
अब इसी के साथ हम लोग यहीं पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो इंदिरा पॉइंट है इसका, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट सबसे ही ग्रेट निकोबार में है, ठीक है ना। और इंडोनेशिया, यहीं पर एक ग्रेट चैनल है, क्या है भाई, ग्रेट चैनल से अलग होता है, किससे, इंडोनेशिया, ठीक है ना। इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट क्या करता है, ग्रेट चैनल से अलग होता है। आइए हम लोग एक और द्वीप है, उस द्वीप के बारे में देखते हैं जिसका नाम हम लोगों ने सुना है लक्षद्वीप। देख रहे हैं ये क्या है भाई, लक्षद्वीप हैं, ठीक है ना। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, हम आप सभी लोगों को जूम करके दिखाने का प्रयास करते हैं, आइए दिखाते हैं। आइए हम सभी लोग देखते हैं, जूम करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये जूम हो नहीं पा रहा है, ठीक है। लेकिन आप किसी मैप में आप देखेंगे तो ये जितने हैं ये द्वीप हैं छोटे छोटे, इनको कहते हैं हम लोग लक्षद्वीप। और इसी में जो सबसे नीचे है, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं भाई, मिनिकॉय कहते हैं। और एक इधर कंट्री है, ठीक है ना, यहाँ पर मिनिकॉय और मालदीव है, ठीक है ना। इसको कौन सा चैनल क्रॉस करता है भाई, 8 डिग्री चैनल से ये अलग करता है। फिर ये मिनिकॉय है, इधर लक्षद्वीप है, यहाँ पर जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल इसे अलग करता है, ठीक है ना। तो आज हम सभी लोगों ने ये देखा है कि भारत, ठीक है, और इन सभी के क्षेत्रों को हम लोगों ने अध्ययन करने का प्रयास किया है, ठीक है ना। और विश्व ने वर्णन किया है, ठीक है, कौन कौन सा देश कहाँ कैसे हैं, कैसे इस स्थिति में है, इन सभी को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है। और आप इस सीरीज में सफलतापूर्वक बने रहें, ठीक है ना। और इस सीरीज को हम लोग आगे तक लेकर बढ़ेंगे। तो यह वीडियो पार्ट 2 रहा भारत के भूगोल के परिप्रेक्ष्य में। तो हम सभी लोगों ने इसमें सीमा के बारे में जान लिया, ठीक है, और इससे कुछ संबंधित जो प्रमुख चैनल हैं उसके बारे में जान लिया, और आकृति इसकी कैसी रही, और कर्क रेखा कैसे गुजरती है विश्व के परिप्रेक्ष्य में, इन सभी बातों पर हम लोगों ने विशेष तौर से पढ़ लिया है। और आप इसको केवल सुनते भी रहें तो आपको हमें पूर्ण विश्वास है एक समझ में आ जाएगा। तो एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आप अवश्य इसको देखें, समझ में आपको अवश्य आएगा, ठीक है। आप इस सीरीज में जुड़े रहें, आपको अवश्य ही भूगोल का वह महाज्ञान रसपान मिलेगा कि जो आप खुद प्रसन्न हो जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।